तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है। अब चैप्टर नंबर 4 जो है वो है हमारा आइडेंटिफाई द वास्तु डिफेक्ट्स एंड इट्स रेमेडीज। अब वास्तु डिफेक्ट्स के बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ऐसा है कि मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई है वो सब के सब वास्तु डिफेक्ट्स के अलावा चीजें हैं। मतलब जैसे जो भी चीजें मैंने आपको बताई है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि वाटर एलिमेंट, आपका किचन का एग्जांपल ले लेते हैं। किचन में आपका वाटर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, आपके वहां पे नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई दूसरी जगह है, तो इट इज कंसिडर्ड एज वास्तु डिफेक्ट। सेम ऐसे ही इसके अलावा कोई और दूसरे पोजिशंस पे मैंने कुछ और बोला होगा और वहां पे कुछ और है, सो इट्स कंसिडर्ड एज डिफरेंट वास्तु इफेक्ट्स। सो जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसको छोड़ के जो भी रहेगा वो आपका वास्तु डिफेक्ट्स रहेगा, ठीक है। तो वो सब चीजें कंसिडर होगी वास्तु डिफेक्ट्स में। जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि कभी भी दो डोर एक दूसरे के आमने सामने ना हो, इट इज ऑल्सो, अगर वैसा है तो वो भी एक वास्तु डिफेक्ट है। आपके साउथ वेस्ट की बालकनी ज्यादा बड़ी हो गई एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट की बालकनी, वो भी एक वास्तु डिफेक्ट है। मैंने साउथ स्टेयरकेस के लिए कहा है कि साउथ वेस्ट इज द बेस्ट कॉर्नर, अगर आपका स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ लोअर वास्तु डिफेक्ट, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वास्तु डिफेक्ट्स तो मैंने जो जो वो चीजें आपको बताई दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल लोकेशन। उसके अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो आपका वास्तु डिफेक्ट है। तो वास्तु डिफेक्ट सबसे पहले क्लियर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या फिर कौन कौन सी चीजें आती है, तो इसको हम पढ़ेंगे रेमेडियल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ वास्तु। तो सबसे पहले आएगा बेटा मिरर की ओर। आपके घर के जो मिरर्स रहते हैं वो भी हम वास्तु के लिए बहुत कुछ चीजें हम मिरर से भी अपने घर की ठीक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है बगुआ मिरर या फिर पकुआ मिरर या फिर षटकोण मिरर या फिर चाइनीज मिरर। अब ये थोड़ा सा मैं डीप में लेना चाहूंगा क्योंकि ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। तो ऐसा है कि देखिए मिरर्स सबसे पहले सिंपल मिरर हो गए, बगुआ, पगुआ, षटकोण, चाइनीज मिरर, ये सब मेरे मिरर मिला जुला के एक ही मिरर का नाम है चाइनीज मिरर। इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी एक्चुअल में शुरुआत चाइना ने की थी। ओके, नेक्स्ट थर्ड आता है हमारा क्रिस्टल्स, जिसको हम कहते हैं, या फिर हम जिन्हें कह सकते हैं क्रिस्टल क्वार्ट्ज। फोर्थ हमारे में आता है लाइट से भी हम कई बार वास्तु का डिफेक्ट सही करते हैं। अब सोचोगे, हाँ, अब आप सोचोगे कि लाइट से कैसे वास्तु का मिरर आप चेंज कर सकते हो या फिर आप लाइट से कैसे हम वास्तु डिफेक्ट सही कर सकते हैं। तो लाइट से भी कई ज्यादा अलग अलग टेक्निक से अलग अलग प्रिकॉशंस लेके हम लाइट्स को प्रॉपर जगह पे मार के भी हम वहां का, जैसे मैंने स्टार्टिंग से कहा है कि लाइट्स सनलाइट प्रॉपर आनी चाहिए। अगर कोई कॉर्नर है जहां पे सनलाइट नहीं आ रही है तो कॉमन सी बात है वहां पे वास्तु दोष क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वास्तु दोष क्रिएट होना शुरू होगा, क्योंकि वहां अंधेरा है इस वजह से, तो हम अगर वहां पे लाइटिंग वगैरह लगाएंगे या फिर कोई कॉर्नर है हमारे घर में जो बहुत अंधेरा रहता है या बहुत सुना रहता है, वहां पे आप प्रॉपर तरीके से लाइटिंग अगर प्लेस करोगे तो डेफिनेटली उसका वास्तु से भी वास्तु क्योर होता है उनसे। देन फोर्थ फिफ्थ आता है हमारा साउंड से। सेवन सिक्स्थ आता है कलर थेरेपी जो हम यूज करेंगे। सेवन हमारा आता है हैवी ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं। हैवी ऑब्जेक्ट्स में कुछ भी आ सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी के हैवी ऑब्जेक्ट्स में हमें कोई हैवी चीज रखनी है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल क्रिस्टल कॉर्ड्स हम साउथ वेस्ट कॉर्नर में इसलिए रखते हैं क्योंकि हम साउथ वेस्ट कॉर्नर को हैवी करना चाहते हैं। तो क्रिस्टल कॉर्ड्स आपका एक और इंस्ट्रूमेंट हो गया हैवी कॉर्नर करने के लिए। देन एट्थ आ जाते हैं आपके प्लांट्स। प्लांट्स के बाद में कई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स रहते हैं जो हम वास्तु में यूज करते हैं। देन 11 वाटर फाउंटेन्स वगैरह, अगर फॉर एग्जांपल
आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला कॉर्नर है वहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, इशू हो रहा है कि आपका प्रॉपर वाटर वहां पे नहीं आ पा रहा है, तो आप वहां पे वाटर फाउंटेन्स लगा के उसका वाटर एलिमेंट जस्टिफाई कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में पानी का एलिमेंट नहीं रख पा रहे, कुछ कुछ भी नहीं हो पा रहा है वहां पे, लाइक बेडरूम आ गया तो बेडरूम के अंदर हम वाटर एलिमेंट थोड़ी ना रखेंगे, तो वहां पे आप एक छोटा सा वाटर फाउंटेन यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपका वाटर एलिमेंट सेटिस्फाई होगा। देन लास्ट इज दैट एनर्जी सिंबल। देन सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वास्तु पिरामिड, once again also considered as equivalent to वास्तु। सी सॉल्ट, कच्चा नमक जिसको हम कहते हैं, सी सॉल्ट मतलब जिसको कच्चा नमक हम कहेंगे। आफ्टर दैट 15th नंबर इज नोन एज कॉपर वायर भी आता है एक। अब क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो आपको बोले कि आइडेंटिफाई करो या एनलिस्ट द नंबर ऑफ वास्तु डिफेक्ट्स, द इंस्ट्रूमेंट्स विच इज यूज टू क्योर योर वास्तु डिफेक्ट। तो आपको इन सबके नाम लिखने होंगे। ये 14-15 नाम है, तो 14-15 में से आपने अगर ऑलमोस्ट 12 या 13 के भी नाम लिखे और उनका प्रॉपर एक एक एग्जांपल दे दिया, इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब चलिए वास्तु डिफेक्ट्स के मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहीं पे इसी बोर्ड पे हम यहीं पे समझ लेते हैं। मिरर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल्स जो होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मिरर हमारा क्या करता है कि एक चीज को उठा के दूसरी तरफ लेके आ जाता है। मतलब एज इट इज हम मिरर करते ही क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं साउथ वेस्ट में खड़ा हूं, मैंने साउथ वेस्ट में मिरर लगा दिया तो क्या होगा, मेरा नॉर्थ ईस्ट उठ के पूरा का पूरा साउथ वेस्ट में आ गया। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ मिरर रिप्लेसमेंट। तो ध्यान रहे, जब भी आपका पूजा घर, पूजा रूम साउथ की वॉल पे है या फिर साउथ साइड ऑफ योर हाउस है, तो मेक ध्यान रहे आपका सबसे बेस्ट वास्तु दोष क्लियर कैसे होगा, आप साउथ की वॉल पे एक मिरर लगा दीजिए। ओके, मतलब मिरर जो है मेरा, अगर मैंने साउथ साइड में या साउथ ऑफ द हाउस में अगर मेरा पूजा रूम बना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे साउथ की वॉल पे एक मिरर लगाना है नॉर्थ की तरफ देखते हुए। सेकेंड, कॉपर वायर हम यूज करते हैं। कॉपर वायर यूज कहां करोगे आप, कॉपर वायर यूज आप करोगे अपने घर के जो डोर्स वगैरह आते हैं, हम वहां पे कॉपर वायर यूज करेंगे। ओके, तो ये दो ऑप्शंस यहीं पे क्लियर हो गए कि मिरर हम कहां यूज करेंगे, स्पेशली जब साउथ साइड में हमारा मंदिर है तो हम साउथ की वॉल पे मिरर लगा देंगे, जिसके वजह से हमारा नॉर्थ साइड उठ के साउथ साइड में आ गया, तो इट इज कंसिडर्ड एज ओके। फर्स्ट, बगुआ मिरर, पकुआ मिरर, षटकोण मिरर, चाइनीज मिरर, ये जो मिरर्स है, बगुआ मिरर, पकुआ मिरर, षटकोण मिरर, ये जो चाइनीज मिरर्स है, ये मिरर्स का क्या है बेटा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके घर के सामने टी पॉइंट है। मैंने कहा था टी पॉइंट वाला प्लॉट बहुत वीक होता है। अगर आपका घर के सामने टी पॉइंट है या फिर बहुत ज्यादा सूखा झाड़ है या घर के जस्ट बाजू में खंडर है, तो आप एक चीज ध्यान रखिए, आप अपने घर के, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा घर है, यहाँ पे टी पॉइंट है, तो मैं टी पॉइंट के सामने बगुआ मिरर, पकुआ मिरर या चाइनीज मिरर, षटकोण मिरर लगा दूंगा। एक चीज और ध्यान में रखे, हैंडल विथ क्योर, जो भी आप यहाँ पे यूज करोगे उसको बहुत ध्यान पूर्वक यूज करना है। फर्स्ट, अगर बगुआ मिरर यूज कर रहे हो तो ये घर की आउटर वॉल पे बाहर के साइड लगेगा। पगुआ मिरर या बगुआ मिरर को कभी भी घर के अंदर यूज नहीं करने हैं। फर्स्ट, ठीक है। क्रिस्टल कॉर्ड्स, क्रिस्टल कॉर्ड्स कब यूज करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ जगह ऐसा हो जाता है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सर ऐसा हुआ कि हमने घर बनाया, हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में स्टेयर्स रख दी। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं हो सकता, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से स्टेयर्स आप तोड़ोगे तो नहीं, वास्तु दोष कितना भी हैवी क्यों ना हो। मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि बेटा वास्तु दोष है तो बिना घर की एक ईंट हटाए बिना भी आपका घर पूर्ण वास्तु दोष मुक्त हो सकता है। अब अगर स्टेयरकेस नॉर्थ ईस्ट में आ गई तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, साउथ वेस्ट को हैवी कर देना है। जितना ज्यादा साउथ वेस्ट हैवी होगा, नॉर्थ ईस्ट ऑटोमेटिकली हल्का होता जाएगा। तो उस टाइम पे क्या करना है, मैंने अभी बताया क्रिस्टल कॉर्ड्स जो रहेंगे ये हैवी एलिमेंट्स की निशानी है। तो क्रिस्टल कॉर्ड्स को आप कहां रखोगे, क्रिस्टल कॉर्ड्स को आप रख दोगे साउथ वेस्ट कॉर्नर में।
साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमने रख दिया हमारा क्रिस्टल, हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर हैवी हो गया, हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो गया लाइट, जिसके वजह से हमारा स्टेयरकेस का वास्तु कंप्लीटली ओवर हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में बात आती है लाइट्स की। तो लाइट्स मैंने अभी बताई है कि कुछ कॉर्नर्स ऐसे रहते हैं, जो कई बिल्डिंग्स में ऐसे कुछ तो भी कॉर्नर्स रहते हैं। अब क्या होता है, सनलाइट वगैरह जब भी आती है तो वो यहां से ये कॉर्नर पे लाइट नहीं आएगी, तो हम वास्तु मुक्त कैसे करेंगे, हम यहां से नीचे से कोई भी एक फ्लैश लाइट इस कॉर्नर पे मार देंगे, हमारा वास्तु दोष वहां से भी क्लियर होता है। ठीक है, तो लाइट्स का भी कंप्लीट। साउंड विंड चिम्स का रहता है, मैं उसका बताऊंगा। कलर्स थेरेपी हम कभी भी यूज करते हैं हमारे घरों में, कि हम कुछ नॉर्थ ईस्ट पे अगर हमने कुछ गलत लगा दिया या कुछ और पुट कर दिया, तो हम वहां पे वाटर और कलर रख देते हैं, या फिर जस्ट लाइक ब्लूइश कलर हम यूज करते हैं, तो वहां पे वो हो गया। हैवी ऑब्जेक्ट्स मैंने अभी अभी बताया, क्रिस्टल कॉर्ड्स वगैरह का हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के टाइप पे यूज करते हैं। प्लांट्स में आता है स्पाइडर प्लांट और स्नेक प्लांट। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके बाथरूम को आपने गलत वे से बना दिया, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो गई, या फिर बाथरूम में कुछ और दोष आ गया, तो आप क्या करोगे, आप अपने बाथरूम में एक छोटा सा स्नेक प्लांट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दोगे, आपका वास्तु क्लियर हो गया। देन बात आती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में। कई वास्तु के नए नए इक्विपमेंट्स आए हैं, इसके बारे में अगर बात करने लगे तो बहुत लंबा बात होगी। देन वाटर फाउंटेन मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि बहुत इजीली होता है हमारे घर में। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में पानी का एलिमेंट नहीं है, हमें लगाना है, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा फाउंटेन मार्केट में मिलता है, हम वहां लाके उसको रख सकते हैं। एनर्जी सिंबल, जिंग यांग सिंबल यूज होते हैं, ये घरों के अंदर यूज होते हैं वास्तु डिफेक्ट्स को ठीक करने के लिए। स्पेशली ये यूज होता है जब हमारा डोर टू डोर आमने सामने आ जाता है, तब। वास्तु पिरामिड स्पेशली यूज होता है जब हमारे घर का डोर साउथ के साइड में ओपन हो रहा है। दैट वाज द बेस्ट रेमेडी विच इज हैपन बाय वास्तु पिरामिड। वास्तु पिरामिड को आप वहां पे कैसे रखोगे कि घर के बाहर में उसका एपेक्स जो रहेगा थोड़ा सा टिल्ट करके एपेक्स उसका घर के अंदर आना चाहिए, सिंपल। तो वास्तु भी हो गया। सी सॉल्ट, घर में कोई भी वास्तु दोष रहे, आप अपना सी सॉल्ट वहां पे रख दो, आपके घर का वास्तु दोष क्लियर हो जाएगा। एक चीज और छूट गई इसमें, कॉपर वायर। कॉपर वायर, आप घर के अंदर टॉयलेट अगर खराब है या टॉयलेट में कोई वास्तु दोष है, तो आप अपने घर के डोर के ऊपर कॉपर वायर लगा सकते हो, मेन डोर के ऊपर कॉपर वायर लगा सकते हो। डोर रिलेटेड जो भी वास्तु डिफेक्ट्स है, आप उस पर प्रॉपर कॉपर वायर्स लगा सकते हो। कॉपर वायर इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि इतना मोटा हो। अपने घर के अंदर कई बार इलेक्ट्रिक के तार रहते हैं, उसके अंदर जो छोटे छोटे कॉपर वायर्स रहते हैं, अगर वो एक बारीक सा बाल बराबर वायर भी अगर आपने अपने घर में लगा लिया, घर के मेन डोर पे लगा लिया, तो आपका घर वास्तु मुक्त हो जाता है। देन लास्ट, रेड बल्ब। रेड बल्ब कभी भी जब लगाया जाता है जब साउथ ईस्ट में आपके घर का कोई टॉयलेट आ जाए, फर्स्ट। सेकेंड, अगर कोई ओवरहेड टैंक आपने साउथ ईस्ट में रख दिया, तो आपको साउथ ईस्ट कॉर्नर में रेड बल्ब जलाना है। किचन आपका नॉर्थ ईस्ट में चले गया, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर में हमेशा किचन के एक रेड बल्ब जलाना है। तो चलिए, ये तो मैंने बता दिया आपको मोटा माटी एक पूरी की पूरी चीजें कि क्या है, कैसा है और क्यों है, कौन सा एलिमेंट कब काम आ रहा है और कैसे काम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं पकवा मिरर की। मैंने पहले कहा था ये थोड़ा सा मैं डिटेल में लेना चाहूंगा, क्योंकि वास्तु के डिफेक्ट्स बहुत रहते हैं, उनके रेमेडीज बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ, तो पगवा मिरर को एक और नाम से बुलाया जाता है, वो कहलाता है 8 ट्राइग्राम्स। ट्राइग्राम्स, षटकोण जिसको कहते हैं, उसके अंदर 8 ट्रायंगल्स रहते हैं। अब ये जो 8 ट्रायंगल्स है, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं हेवन। सेकंड, ये रिप्रेजेंट करते हैं विंड। थर्ड, ये रिप्रेजेंट करते हैं वाटर। फोर्थ, ये रिप्रेजेंट करते हैं माउंटेन। फिफ्थ, ये रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ। सिक्स्थ, ये रिप्रेजेंट करते हैं थंडर। एंड सेवेंथ, ये रिप्रेजेंट करते हैं फायर। एंड द लास्ट 8, ये रिप्रेजेंट करते हैं लेक को। ठीक है, तो भगवा मिरर, षटकोण मिरर, ये सब यूज होता है। अब ये यूज कहां करना है, मैंने अभी जैसे बताया कि टी पॉइंट का घर है, लगा दो बाहर के साइड में। इन फ्रंट ऑफ अ डेंजर हाउस, खंडर पड़ा घर है, उसके जैसे आपके घर के राइट साइड में कोई खंडर घर है, तो आप अपने घर की राइट साइड, आउटर साइड में, राइट मतलब जो
बाउंड्री वॉल रहेगी, आपके घर की जो राइट वाली वॉल रहेगी, फॉर एग्जांपल ईस्ट के तरफ आपके घर के सामने एक खंडर पड़ा है, तो ईस्ट की वॉल पे आप भगवा मिरर लगाओगे। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ अ ड्राई ट्री, सूखा झाड़ रहे, वो भी वास्तु के हिसाब से बहुत गलत है। जहां पर भी सूखा वास्तु का झाड़ है, जहां पर भी, सॉरी, सूखा झाड़ है, नॉट सूखा वास्तु का झाड़, सूखा झाड़ है, तो वहां पे आप भगवा मिरर लगाओगे, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। कोई भी मंदिर वगैरह है, मैंने अभी बताया आपको, मंदिर एक बेहतरीन प्लेस है, नो डाउट, बट पॉइंट इज दैट कि मंदिर के अंदर कई बार नेगेटिविटी लोग लेकर आते हैं और पॉजिटिविटी लेकर जाते हैं, तो नेगेटिविटी वहीं छूट जाती है, तो वो आसपास में ट्रांसफर ना हो, इस वजह से जिस तरफ मंदिर है आप वहां पे भगवा मिरर लगा दीजिए, अपने आप वहां से नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। कोई भी पॉन्ड वगैरह है अगर साउथ वेस्ट साइड में, तो उसके सामने आपको लगाना पड़ेगा। साउथ वेस्ट कॉर्नर कौन सा हो गया बेटा? साउथ वेस्ट कॉर्नर हो गया हमारा अर्थ का एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट मतलब हैवी एलिमेंट, उसके बाजू में देख रहे हो आप अपने घर के जस्ट बाजू में कि साउथ वेस्ट कॉर्नर में, तो लेक आ गया। फिर आप क्या करोगे, तो वहां पे भी आपको भगवा मिरर लगाओगे और उससे आप बच जाओगे। देन जब भी कभी क्या होता है, कभी हैवी वास्तु दोष हो किसी घर में, तो आप भगवा मिरर लगाते हो, कुछ दिनों बाद में आप बोलोगे सर वो तो गिर के टूट गया, तो क्या करें, जितनी बार वो गिर के टूट रहा है आपको रिप्लेस करके दूसरा भगवा मिरर लगाना है। जब वो गिरना बंद हो गया, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपके घर से ऑटोमेटिकली वास्तु दोष खत्म हो गया। देन एक चीज ध्यान में रहे, वास्तु हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ साथ हमारे अड़ोसी पड़ोसियों को भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो कभी भी ऐसा ना करना कि हमारे वास्तु के हिसाब से हम कुछ एडजस्ट करने के चक्कर में हमने वास्तु दोष हमारे नेबरहुड के घर के एकदम सामने ही लगा दिया भगवा मिरर, विच इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि हमारे घर की नेगेटिविटी उनके घर में जा सकती है। सो इसके लिए ध्यान रखना है कि ऐसी चीजें ना हो। भगवा मिरर सेम वैसे ही भगवा मिरर जो है, भगवा मिरर भी आप कहां लगाओगे? भगवा मिरर में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, एक कॉनकेव रहता है, दूसरा कॉन्वेक्स रहता है। अब भगवा मिरर जो है वो यूज होगा आपका इन फ्रंट ऑफ चिमनी है, आपके घर के सामने कोई इलेक्ट्रिक पोल है, पावर स्टेशन वगैरह है, या फिर लॉन्ग बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जिसकी वजह से आपके घर पे प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, तो उनके सामने भी आप भगवा मिरर लगा सकते हो। और ये चीजें, भगवा मिरर जो है बेटा, एक चीज ध्यान में रखना, पकवा मिरर बाउंड्री वॉल्स के लिए है, भगवा मिरर आपके घर के मेन डोर के ऊपर के लिए है। ओके, देन आता है टाइप ऑफ भगवा मिरर। भगवा मिरर कौन कौन से टाइप के रहते हैं? 4 टाइप के रहते हैं। पहला रहता है कॉन्वेक्स, दूसरा रहता है कॉनकेव, तीसरा रहता है फ्लैट, एंड चौथा रहता है भगवा विद यिन यांग सिंबल। भगवा विथ यिन यांग सिंबल। अब इसकी फोटो मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगा, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि ये कैसा दिखता है। ओके, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि ऐसा कर्व रहता है, तो नेगेटिविटी आएगी और बाउंस बैक हो जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिविटी आई, यहां से बाउंस बैक हो गई। देन कॉनकेव में क्या होगा, ऐसा कुछ तो भी रहेगा, यहां पे नेगेटिविटी आएगी और ये यहां से फिल्टर होके पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फ्लैट भगवा क्या करता है, वो सिंपली हर चीज को रिफ्लेक्ट कर देता है। ओके, एंड लास्ट यिन यांग सिंबल जो है वो यूज होता है हमारे नॉर्मली घरों के, मैंने बताया बाहर कोई भी चीजें इफेक्ट कर रही है हमारे घर को, तो उसके लिए। देन एक और वास्तु करेक्शन मोड रहता है जिसको हम कहते हैं मैंड्रेन दर्व। मैंड्रिन डव्स जो होती है, ये 2 कपल टाइप का डव होती है, ये स्पेशली यूज होती है वहां पे जहां पे किसी के रिश्ते नहीं हो रहे, जैसे कि किसी की शादी वगैरह कंफर्मली नहीं हो रही है। इसको आप अपने बेडरूम में रखोगे, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसके बेडरूम में, और बस इतना ध्यान रखिए कि जब वो बेड पे सोए तो उसको वो चीज इजीली नजर आती रहे। ओके, देन आपका वास्तु पिरामिड कहां कहां यूज होगा? वास्तु पिरामिड जब भी यूज होगा, सबसे पहले करेक्शन ऑफ स्लोप के लिए यूज होगा। देन करेक्शन ऑफ और 8 डायरेक्शन, अगर आपके घर के 8 डायरेक्शन, आठों में कोट है, तो आप 8 जगह पे वास्तु पिरामिड आपको यूज करना होगा। करेक्शन एट कंपाउंड एंट्रेंस, कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड एंट्रेंस जो है वो हमारी 2 या 2 फीट के नीचे हो गई, या फिर कुछ डिसबैलेंस हो गया, तो हम वहां पर भी अपना वास्तु पिरामिड रखते हैं। करेक्शन, कई बार हमारे घर का जो शेप मैंने बताया, अगर फॉर एग्जांपल मैंने एक चीज
शेप के बारे में मैंने बात नहीं की कि अगर हमने दूसरे भलते भलते टाइप के प्लॉट्स ले लिए, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्लॉट है। अब क्या हो गया कि मैंने प्लॉट तो ले लिया, उस टाइम पे मुझे सर समझा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं करना है, इसमें आप सबसे बड़ा रेक्टेंगल बना लो और यहां पे क्रॉसिंग में वास्तु पिरामिड्स लगा दो। ये आपके घर का अगर शेप बिगड़ा हुआ है तो उसको प्रॉपर सही करता है वास्तु पिरामिड। देन WC अगर रॉन्ग साइड में है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के साउथ ईस्ट में WC आ गया, मैंने साउथ ईस्ट में WC आया तो क्या बताया है रेमेडी? रेड बल्ब वहां पे चालू रखेंगे 24 घंटे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसके बाहर में 3-3 के वास्तु पिरामिड लगा देंगे लाइक दिस। ओके, इससे भी वास्तु पिरामिड सही होता है। देन कटआउट कॉर्नर है तो आप वहां पर भी पिरामिड यूज कर सकते हो, वास्तु पिरामिड, उससे भी सही होता है। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि हमें पता है कि मेरा घर ये है और यहां पे सामने से कुछ तो भी नेगेटिविटी मेरे घर में आ रही है, तो आप यहां पर वास्तु पिरामिड इस तरह से 9 वास्तु पिरामिड लगा सकते हो। तो इस वजह से क्या होगा कि जो वास्तु पिरामिड में नेगेटिविटी मेरे घर में आ रही है वो नहीं आएगी। सेकंड, अगर मेरे वाटर का यहां पे मैंने वाटर लगा लिया, यहां पे वाटर एलिमेंट आ गया और ये है मेरा साउथ की जगह, ये है मेरा नॉर्थ, ये है मेरा ईस्ट एंड ये है मेरा वेस्ट। तो अब मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, ये वॉल मेरी वाटर के नेगेटिविटी से भी मुझको बचा लेगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये मैंने बता दिया आपको वास्तु पिरामिड के बारे में। इससे पहले मैंने बताया पगवा और बगवा मिरर, मैंड्रिन डव्स के बारे में मैंने बता दिया। क्रिस्टल क्वार्ट्ज के बारे में मैंने आपको बताया है, क्रिस्टल क्वार्ट्ज कभी भी कोई चीज को हैवी करने के लिए यूज करे जाते हैं या फिर शुद्ध करने के लिए यूज किया जाता है, और उसको बेस्ट पॉसिबल लोकेशन जो रहती है वो रहती है हमारी साउथ वेस्ट कॉर्नर, ठीक है। और कुछ जगह पे क्रिस्टल क्वार्ट्ज को हम आइडियली नॉर्थ वेस्ट में भी रखने की बात करते हैं कि आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और कई बार फैमिली मेंबर्स की रिलेशनशिप सही नहीं चलते तो वहां पे भी हम कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में क्रिस्टल क्वार्ट्ज रखिए। नेक्स्ट, विंड चिम्स, मैंने बोला था साउंड से भी हम यूज करते हैं, साउंड विद द हेल्प ऑफ साउंड भी हम वास्तु को ठीक करते हैं। अब साउंड के अंदर क्या है, आप ताली बजाओगे उससे नहीं होगा ठीक। विंड चिम्स करके जो हमने देखा था कि एक ऐसा कुछ तो भी वो किचन टाइप आता है, इसके आजू बाजू में बहुत सारे रॉड्स रहते हैं और जब भी एयर चलती है तो ये इस पे टकराता है और बहुत ही स्मूथ ध्वनि निकलती है, टन 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 ऐसे करके कुछ तो भी। सो वो सब चीजें आप लगा सकते हो। और ये जो चीजें रहेगी इसके बारे में पढ़ के बता दूं कि विंड चिम्स आर वेरी यूजफुल फॉर Fingyun gadgets. Install silver with white color 5 rods metallic wind chimes in west of your house. कभी भी याद रहे ये चीजें साउथ में या फिर साउथ वेस्ट में ही यूज करनी है। ओके, और नॉर्थ वेस्ट में भी आप लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बट ट्राई करना है साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के तरफ ही आपका विंड चिम रहे, जिसके वजह से वहां पे एयर जब भी चलेगी तो बजेगा और उसके वजह से आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। नेक्स्ट, कॉपर वायर, जो मैंने आपको बताया, कॉपर वायर कभी भी याद रहे, कॉपर वायर और सी सॉल्ट, कोई भी नेगेटिविटी रिलेटेड टू डोर है तो वहां पे आप कॉपर वायर लगाओगे। सी सॉल्ट आप कहां लगाओगे? सी सॉल्ट आप रखोगे आपके घर की कोई भी नेगेटिविटी है वहां पर आप सी सॉल्ट रख दोगे, जिसके वजह से आपका जो रेगुलर इश्यूज हो रहा है रिलेटेड टू घर में कोई भी ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जस्ट लाइक आपका टॉयलेट जगह पे नहीं है, आपका किचन जगह पे नहीं है, तो वो सब जगहों पे आप सी सॉल्ट रखोगे। अब जैसे एक मैं पॉइंट बताना चाहूंगा, मैंने जैसे बताया है किचन के ऊपर कि किचन के अंदर कभी भी वॉश बेसिन एंड गैस, ये दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होने चाहिए। अगर हो गए तो क्या, कुछ नहीं करना है, तीन ऑप्शन है, सॉरी नॉट ऑब्जेक्शन। ये अगर मेरा प्लेटफॉर्म है, मैंने यहां पे गैस रखा है और जस्ट इसके बाजू में मेरा वाटर का लिए मैंने बेसिन लगा दिया, तो इसका एक ऑप्शन क्या है कि सबसे पहले यहां पे एक मैं पार्टीशन वॉल लगा दूं, ठीक है। दूसरा, मैं यहां पे कुछ भी पार्टीशन वॉल लगा दूं जिसकी वजह से ना इसको ये दिख रहा है ना इसको ये दिख रहा है, फर्स्ट पॉइंट। अगर वैसा पॉसिबल नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूंगा,
सिंपल सी बात है, एकदम परफेक्ट। जिस वक्त मैं गैस को यूज करूंगा उस वक्त मैं बेसिन यूज नहीं करूंगा, और जिस वक्त मैं बेसिन को यूज करूंगा उस वक्त मैं गैस को यूज नहीं करूंगा। ये एकदम सिंपल बेसिक वास्तु रेमेडीज है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर लीजिए, आपको और कोई वास्तु पिरामिड या वास्तु यंत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट मैंने एक चीज बताई कि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ गया, स्टेयरकेस इज इन नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ गया तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो साउथ वेस्ट को हैवी करना है, या फिर जो स्टेयर्स है उसको आइदर वुडन मटेरियल की बना लीजिए या फिर ऐसे स्टेनलेस स्टील की बना लीजिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो स्टेयर है वो ज्यादा हैवी नहीं रहेगा, वो ऑलमोस्ट लाइट ही रहेगा, तो इतना इश्यू नहीं होता है। अब एक बात कर लेते हैं जिसमें किचन अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाए तो क्या करना है। इफ किचन इज इन किचन इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो सबसे पहले याद रहे कि जो स्टोव प्लेसमेंट रहेगा वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही रखना है, और खाना पकाते वक्त आपका फेस ईस्ट की तरफ ही रहना चाहिए। सेकंड, जो वाटर का सिंक एलिमेंट रहेगा वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, कोई और दूसरी जगह ना हो। थर्ड, आपको नेगेटिविटी यू कम करने के लिए वास्तु पिरामिड रखना होगा। कहां पे? वास्तु पिरामिड के लिए मैं वीपी का यूज करूंगा, ये आप रखोगे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में। पेपर में याद रहे जो मैं NESEW ये सब लिख रहा हूं, ऐसे नोमेनक्लेचर्स बिल्कुल यूज नहीं करना। पूरा का पूरा वेस्ट का WEST वेस्ट लिखोगे, नॉर्थ ईस्ट का NORTH पूरा लिखना है। शॉर्ट फॉर्म्स लिख के नहीं आना, एग्जामिनर मार्क्स काट सकता है, उसके पास खुला मौका रहेगा। थर्ड, आपको अपने किचन में क्लटर फ्री रखना है, सबसे बेस्ट। इंटीरियर ऑफ दी वॉल जो है उसके अंदर आपको लाइट कलर यूज करना है, जैसे बेज कलर हो गया, क्रीम हो गया, पेल येलो हो गया। ये सब एक कलर थेरेपी का पार्ट है कि आप यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट में किचन चले गए तो आप ये सब कलर यूज करके अपने किचन को वास्तु दोष मुक्त कर सकते हो। देन मिरर प्लेस करना है, तो ध्यान रहे प्लेस द मिरर इन, दो ही कॉर्नर है हमारे पास मिरर के लिए, नॉर्थ है या फिर ईस्ट है, ये दोनों कॉर्नर पे आप रखोगे। बस इतना ध्यान रहे कि ये दोनों मिरर में आपको नेगेटिव मतलब फायर ना दिखे, क्योंकि फायर दिखा तो आपने फायर को भी डबल कर दिया। इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस ऑफ वास्तु करेक्शंस, ठीक है। देन आप वास्तु कलश आता है जिसको बोला जाता है सिद्धा वास्तु कलश, ये नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हो। और हो सके तो मां अन्नपूर्णा की पूजा मूर्ति का या फिर फोटो का स्थापना कीजिए आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने किचन के, उससे भी कई चीजें फॉलोअप होती हैं। देन और जब भी एक चीज ध्यान में रहे, कुछ घरों में ऐसा इश्यू है कि रात को सोने से पहले वो बर्तन नहीं धोते, वो सुबह उठ के बर्तन धोते हैं। ये चीज वास्तु स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता, वास्तु इस चीज के स्ट्रिक्टली खिलाफ है। तो कभी भी याद रखना, जब भी तबीयत खराब रहे, कुछ भी रहे, मूड ना रहे, सोने से पहले पूरा किचन क्लीन होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर भी अलाउ है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन है और आपने पूरी तरीके से उसको रात को सोने से पहले क्लीन किया है, देन इट्स ओके, क्योंकि वास्तु का मेजर प्रिंसिपल है कि आपका घर क्लीन होना चाहिए। और फ्रिज वगैरह आप नॉर्थ साउथ ईस्ट कॉर्नर में ही रखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। और मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के बारे में मैंने बता दिया है। सो इट इज कंप्लीटेड फॉर, ये हमने पढ़ लिया वास्तु के करेक्शंस, जो रेमेडीज वगैरह है वो हमने पढ़ ली है वास्तु की। ओके, अब जैसे कलर चार्ट की बात की जाए तो कलर्स ऐसे है बेटा कि देखो, कलर थेरेपी की बात करूं मैं सबसे पहले, तो कलर थेरेपी का मेजर पर्पस क्या रहता है? कलर थेरेपी इज नोन एज कि अगर कलर थेरेपी है तो सबसे पहले कलर जिसके रूम के लिए कलर हो रहा है अकॉर्डिंग टू उसके बर्थ डेट के हिसाब से निकाली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी शख्स का बर्थ है 27/10/2000
अब इसके अंदर मंथ और ईयर को छोड़ दो, इन दोनों का टोटल करोगे तो कितना आएगा 9। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये कलर चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब जो 1 नंबर के लिए कलर है रेड, पिंक, चॉकलेट, लाइट वॉयलेट, ये जो कलर्स है ये उसके लिए बहुत बेनिफिशियल कलर है जिनका भी ये सम 1 आ रहा है। अब 1 कैसा आएगा, जिसका बर्थडे 1 रहेगा या फिर जिसका 10 रहेगा, उन दोनों का सम मिला के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की बात करें तो 2 के लिए सबसे बेस्ट है ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ठीक है। देन थर्ड है पिंक एंड व्हाइट। व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर आप अपने घर में कहीं पर भी कर सकते हो, किसका कोई भी नंबर रहे आप कर सकते हो। व्हाइट कलर इज न्यूट्रल इन वास्तु, आप बिल्कुल लगा सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। थर्ड वाले के लिए है ऐश कलर या फिर येलोइश ग्रीन। येलोइश कलर एक ग्रीन है और लास्ट है व्हाइट। फोर्थ वाले के लिए होता है व्हाइट, प्यूरल, येलो, सैफ्रॉन, स्काई ब्लू और डीप ब्लू। देन फिफ्थ में आता है व्हाइट, अगेन इंडिगो, स्काई कलर और लाइट ग्रे। सिक्स्थ के लिए अगेन ऐश, लाइट येलो, ग्रीन एंड व्हाइट। 7 आता है ब्लू, ऑल शेड, उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ब्लू के कोई भी शेड लगा सकते हैं आप 7 नंबर पे। पिंक, ग्रीन और व्हाइट। 8th के लिए होता है रेड, पिंक। ये कलर्स का आपको याद रखना पड़ेगा, CHOCLAT, चॉकलेट, लाइट वॉयलेट, ऑरेंज, देन सैफ्रॉन, येलो एटसेट्रा। और लास्ट 9th कलर जो है वो रहेगा लाइट वॉयलेट, पिंक, सैफ्रॉन, ऑरेंज, लाइट येलो एंड रेड, ठीक है। अब ये कलर्स ऐसा है कि वास्तु कलर्स एज पर डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप जाना चाहोगे तो नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली कहा जाता है कि एनी शेड्स लाइट ब्लू के कोई भी शेड आप लगा सकते हो, और ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर इज कंसिडर्ड एज न्यूट्रल कलर्स। ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के लिए आप जाओगे तो बैलेंस के लिए ऑल शेड ऑफ ब्राउन कलर रहेगा, अगर कट या लो पे है तो भी ऑल शेड ऑफ ब्लू रहेगा। देन ईस्ट डायरेक्शन में सोशल कनेक्टिविटी का जोन है, ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के लिए आप बोलोगे तो ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन अगेन। साउथ ईस्ट पे अगर आप जाओगे तो ऑल शेड्स ऑफ रेड, पिंक, ऑरेंज, वायलेट, पर्पल, लिलैक कलर। साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में आप जाओगे पावर और कॉन्फिडेंस के लिए तो वहां पे कहा जाता है कि ऑल शेड्स ऑफ साउथ ईस्ट में जो शेड्स यूज हुए हैं रेड, पिंक, ऑरेंज, वायलेट, पर्पल, लिलैक, यही कलर यूज होगा। सेम वैसे ही अगर साउथ में आप जाओगे तो सेम साउथ ईस्ट की तरह ही होगा। साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में आप जाओगे तो ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड बेज। देन साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा कहलाता है, इसलिए साउथ वेस्ट ऑल शेड्स ऑफ जो हमने यूज किया है येलो और बेज का। देन वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में अगर आप जाओगे तो ये कहलाता है सिल्वर, व्हाइट और मेटेलिक कलर। देन वेस्ट में अगर आप जाओगे तो ये कहलाएगा सिल्वर, सिल्वर, व्हाइट और मेटेलिक। अगर आप वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहोगे तो जैसा हमने वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के लिए बनाया है सिल्वर, व्हाइट एंड मेटेलिक कलर, सेम नॉर्थ वेस्ट के लिए भी सेम ही है, सिल्वर, व्हाइट एंड मेटेलिक
एंड नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट के लिए अगर आपको जाना है तो ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इज बेस्ट। नॉर्थ के लिए अगर आप जाओगे तो सेम एज नॉर्थ ईस्ट, मतलब ब्लू कलर इज बेस्ट। और लास्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप जाओगे तो आपके लिए ब्लू शेड्स ही बेटर है। चलिए, कलर थेरेपी हो गया, वास्तु डिफेक्ट्स हो गया, वास्तु रेमेडीज हो गई। अब बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा सेशन का लास्ट टॉपिक, बिल्डिंग बायलॉज। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बायलॉज आएगा उसमें। बिल्डिंग बायलॉज के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम एक चीज पढ़ लें कि पहला आता है बिल्डिंग पर्पस, नेक्स्ट आएगा साइट टोपोग्राफी, थर्ड आएगा नेबरहुड सराउंडिंग, देन आता है बिल्डिंग डेवलपमेंट प्लान्स, लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, रिलेशनशिप बिटवीन रूम्स। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज में ये सब चीजें क्यों आई है बिल्डिंग प्लानिंग में। इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्डिंग बाय बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग पर्पस, सबसे पहले आपका पर्पस क्या है बिल्डिंग बनाने का, कि आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, कमर्शियल बना रहे हो, इंस्टीट्यूशनल बना रहे हो, या और कोई दूसरे फील्ड की आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, तो ये चीज पता होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, साइट ट्रोपोग्राफी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं कि हाँ बहुत हैवी बारिश आएगी और वहां पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, तो होता क्या है यहाँ पे मेंस का पैसा वेस्ट हो गया, मजदूरी वेस्ट हो गई, और जो बाकी मटेरियल्स हमने एक्स्ट्रा के लेके आए सब बर्बाद। नेक्स्ट, नेबरहुड सराउंडिंग भी जानना जरूरी है कि हमारे आसपास के जो नेबर्स है या सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं वो कैसे है, कोऑपरेटिव है नहीं है, या हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है वो कोऑपरेटिव है या नहीं है। कुछ जगहों पे कोऑपरेटिव एनवायरमेंट नहीं मिलने की वजह से हमें बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। रोड मैप्स वगैरह अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ना हो तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन से रोड से हमें कौन सा ट्रक मंगाना है या कौन से मटेरियल्स वगैरह अवेलेबल है वो हमें मंगाने हैं। लोकल रूल्स एंड रेगुलेशन उस जगह के जानना इसलिए जरूरी है कि जैसे आजकल एफएसआई फ्लोर सरफेस इंडेक्स और फ्लोर एफएसए फ्लोर सरफेस एरिया, ये दोनों हर एरिया का अलग अलग होता है। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर एफएसआई 1 है तो 10 किलोमीटर दूर जाऊंगा मैं, या फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई दूसरा एरिया है 3-4 किलोमीटर पे, वहां पे एफएसआई 1.5 या 1.3 रहेगा। सो दैट्स द इशू कि वहां पे आपको सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस को। क्लाइमेटिक कंडीशन कॉमन सी बात है, अगर मेरे को पता है यहाँ पे 12 महीने बारिश ही होगी तो मेरे को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि बारिश के लिए मेरे को क्या क्या इंतजाम करने हैं मेरे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। और 12 महीने अगर धूप ही पड़ेगी तो इज दैट पॉसिबल कि मैं कोई भी रेनी सीजन वाला इंतजाम करूंगा। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारे बिल्डिंग जहां पे हम बनाएंगे उसके आसपास की पता हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग। इसके अंदर आते हैं बेटा एस्पेक्ट्स, सर्कुलेशन, लाइट एंड वेंटिलेशन, सैनिटेशन, फर्नीचर, लोकेशन एंड नेबरहुड, क्लाइमेटिक कंडीशन, शेप ऑफ प्लॉट, टोपोग्राफी, नंबर ऑफ स्टोरी, बिल्डिंग कंपोनेंट्स, एंड पीपल। ये है बेटा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में बेटा एस्पेक्ट्स मतलब स्पेशली डिपेंड करता है कि सनलाइट्स वगैरह वहां पे कैसी आ रही है और कैसी नहीं। सर्कुलेशन मतलब हमने जो बिल्डिंग की प्लानिंग कर रही है उसके अंदर प्रॉपर ढंग से मूवमेंट की जगह है या नहीं है। अगर इन केस ऑफ फायर है, अगर आग लग गई तो हमें भागने के लिए प्रॉपर स्पेस है नहीं है। हम जहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारी बाउंड्री वॉल के आजू बाजू में हमारी वॉकिंग डिस्टेंस है नहीं है, ये सब चीजें आएगी।
लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, ध्यान रहे जब भी प्लानिंग करो तो विंडोज और वेंटिलेटर्स एकदम ज्यादा भी मत दो और एकदम कम भी मत दो, इतने तो दो कि मेरे घर में अगर डे टाइम है तो मेरे को लाइट कर जलाने की जरूरत ना पड़े, इतनी रोशनी मेरे घर में लोकली अवेलेबल रहे। देन सैनिटेशन, सैनिटरी की बात की जाए तो हमारे टॉयलेट वगैरह के जो पाइपलाइंस वगैरह है वो कहां से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन फर्नीचर प्लेसमेंट, जब भी प्लानिंग करोगे तो ये जरूरी है अकॉर्डिंग टू वास्तु कि आपको पहले ही पता हो कि मेरा बेड कहाँ रहेगा, मेरा मिरर कहाँ रहेगा, मेरा साइड टेबल कहाँ रहेगा, मेरा सोफा कहाँ रहेगा, मेरा सेंटर टेबल कहाँ रहेगा और दूसरी चीजें। देन लोकेशन एंड नेबरहुड, जब भी प्लानिंग करो लोकेशन और नेबरहुड को देख के करो कि फॉर एग्जांपल मैंने बहुत बड़ी बालकनी दे दी साउथ में और पता चला कि साउथ के सामने मेरे 10 माले की बिल्डिंग है, इज दैट पॉसिबल कि वो बालकनी का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है उस बालकनी का। सो दैट्स व्हाई आसपास की नेबरहुड और लोकेशन ध्यान में रखना है। क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे 12 महीने धूप, 12 महीने में से 2 महीने बारिश आएगी, बाकी पूरा टाइम धूप आती है, तो मैं एक शेड डाल लूंगा। बट फॉर एग्जाम्पल अगर शेड डाले बाद में पता चल रहा है कि 12 महीने बारिश ही आ रही है, तो मैं क्या करूं? इसी वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन का भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टोपोग्राफी, कि वहां पे कैसी वेजिटेशन है, क्या है, मिट्टी कैसी है, आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, रेगुलर बारिश आ रही है या नहीं आ रही है, ये सब हो जाएगा। शेप ऑफ प्लॉट इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग, विदाउट शेप ऑफ प्लॉट आप कभी भी फाइनलाइज नहीं कर सकते कि क्या रहेगा और कैसा रहेगा। ठीक है। बिल्डिंग कंपोनेंट्स एंड जोनिंग, आपको अपने कंपोनेंट्स की प्लानिंग के बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। और लास्ट पीपल्स, आपके आसपास का एनवायरनमेंट, आपके पब्लिक सपोर्ट कैसे है, वहां पे सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लोग है या नहीं है, दैट वाज आल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब लास्ट आता है इंट्रोडक्शन टू बिल्डिंग बायलॉज। सबसे पहले बात आती है इंश्योर सेफ्टी। बिल्डिंग बायलॉज क्यों बनाया जा रहा है, ये उसके मेजर पॉइंट्स है, इसलिए मैं पूरे लिखूंगा। रेगुलेट बिल्डिंग साइज, डिजाइन एंड साइज, प्रिवेंट अनप्लान डेवलपमेंट, promote environmental consideration, enhance urban stability, aesthetics, facilitate ease of business, address emerging technologies, and last ensure public health। अब देखो, एंश्योर सेफ्टी तो इसलिए जरूरी है कि अगर छोटी सी जगह में आपने 15 माले या 20 माले की बिल्डिंग बना दी और आपने प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस मेजर नहीं किए, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट गुड, आपके वहां पे जान माल का हादसा हो सकता है। सेकंड, रेगुलेट बिल्डिंग डिजाइन, अगर बिल्डिंग आपने अनइवननेस से बना दी, या फॉर एग्जांपल मेरे पास खाली इतनी ही जगह थी, मैंने यहां से 8 माले की बिल्डिंग ऐसी बना दी और ऊपर जाके ऐसे चौड़ाई कर दी, इट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से बिल्डिंग बायलॉज में ये सब चीजें स्ट्रिक्टली मनाई की है। अनप्लान अनइवन डेवलपमेंट, जबरदस्ती का अनप्लान डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उस चीज को भी इस चीज में अवॉइड करना है। एनवायरमेंट कंसिडरेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है कि एनवायरमेंट ज्यादा हमारा खराब ना हो, क्योंकि ज्यादा बिल्डिंग्स बनाओगे तो क्या होगा, कम सनलाइट आएगी, ज्यादा प्रेसिपिटेशन होगा नहीं, ज्यादा बारिश आएगी नहीं,
दैट्स व्हाई एनहांस अर्बन एस्थेटिक्स मतलब हमारा जो अर्बन प्लानिंग है वो प्रॉपर बायलॉज के हिसाब से रहेगा, तो प्लानिंग भी अच्छी रहेगी, हमारा जो पूरा एरिया है, पूरा शहर है, वो एक प्रॉपर ढंग की प्लानिंग में रहेगा। अदरवाइज कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है, प्रॉपर वैल्यूएबल चीजें नहीं रहेगी। फैसिलिटेट ईज टू बिजनेसेस, कई बात सिंपल सी बात है, अगर मैं बिना बिल्डिंग बायलॉज के बिल्डिंग बनाने खड़े हो गया, पता चल रहा है कि मैंने आधा रोड अपने अंदर ले लिया प्लॉट के, तो सिंपल सी बात है बिजनेस रुकेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट ट्रांसपोर्टेशन आप बिजनेस कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट आती है बात एड्रेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजीज के हम सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल चल रहा है लिफ्ट पार्किंग, कि हम लोग क्या करते हैं, पहले के जमाने में क्या था कि हमारे पास खाली ग्राउंड ऑप्शन रहते थे पार्किंग के लिए या फिर बेसमेंट। आजकल क्या है कि आपको एक ऐसे मतलब 12 फीट की एक ट्रेन मतलब झूले जैसा रहता है, उसके अंदर आपकी 4 कार आराम से पार्क हो सकती है। तो जहां आपको 4 कार पार्क करने के लिए फॉर एग्जाम्पल एक कार की चौड़ाई हम पकड़ते हैं 8 फीट, तो वैसे 4 कार को पार्क करने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए था 24 फीट, बट यहाँ पे 8 फीट में आपकी 4 गाड़ी पार्क हो रही है, नो डाउट 12 फीट तक आपको जाना पड़ेगा, बट नॉमिनली एक स्लैब की हाइट भी आपकी उसके आसपास आप रख सकते हो, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसके ऊपर तो आपको हाइट छोटी करनी ही है। नेक्स्ट आता है पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी इज मच मोर इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग बायलॉज। चलिए, अब ये तो हमने बिल्डिंग बायलॉज के बारे में पता कर लिया, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे के, तो ऑब्जेक्टिव्स है गाइडलाइंस फॉर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड प्लानर्स, के भाई तुम इसी दायरे में रह के प्लानिंग करोगे, इसके बाहर जाके तुम प्लानिंग नहीं कर सकते। सेकंड, प्रिवेंटिंग अनप्लान डेवलपमेंट। थर्ड, एंश्योर सेफ्टी। लास्ट आता है की एस्पेक्ट्स, तो सबसे पहला आता है सेटबैक एंड बिल्डिंग लाइन, के बिल्डिंग की लाइंस रहती है, ईजी का पेपर अभी अभी हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा है कि बिल्डिंग लाइंस वगैरह जो रहती है उसी के अंदर आपको प्लानिंग करना है। फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो मैंने कहा एफएसआई, और फ्लोर एरिया रेशियो एफएआर, ये दोनों के ऊपर आपका बिल्डिंग प्लानिंग रहता है कि अगर 1 है तो 1000 स्क्वायर फीट है, तो एक अगर एफएसआई है तो 1000 स्क्वायर फीट ही बना सकते हो, 2 एफएसआई है तो 1000 इंटू 2 करोगे तो 2000 बना सकते हो। नेक्स्ट, बिल्टअप एरिया आपकी बिल्डिंग का कितना होना चाहिए, साइज ऑफ रूम्स है, आज हाइट ऑफ बिल्डिंग्स है, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन है, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी है, एंड लास्ट स्ट्रक्चरल डिजाइन है। तो ये सब चीजें जो है इनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मैंने आपको खाली ओरली एक्सप्लेन की है चीजों को। बिल्टअप एरिया में बताने लायक का कुछ नहीं है, साइज ऑफ रूम्स आपके रूम के एक प्रॉपर साइज होने चाहिए, एकदम छोटा सा रूम बना के कोई मतलब नहीं है। हाइट ऑफ बिल्डिंग एक प्रॉपर हाइट तक ही होनी चाहिए, उसके आगे नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को भी प्रॉब्लम होगी, प्लेन्स वगैरह भी उड़ते हैं, सिटी के बीचों बीच में आप 35-40 मालों की बिल्डिंग बना दोगे तो प्लेन कहां से उड़ेंगे। लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइट आना चाहिए घर के अंदर, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी में भी प्रॉपर होना चाहिए, वाटर सप्लाई आना चाहिए, घर से पानी का बहाव प्रॉपर निकलना चाहिए, एंड लास्ट आपके स्ट्रक्चर का डिजाइन प्रॉपरली कंप्लीट होना चाहिए। सो आज हमने पूरा वास्तुशास्त्र का फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र कंप्लीट कर दिया, ये एक रिवीजन कोर्स था। अगर इसमें और कुछ आपको सीखना है तो मेरे पास मेरी प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा मैंने इन डिटेल समझाया है, आप वहां पर भी जाकर समझ सकते हो। एंड लास्ट, अब यहाँ पे अपना फंडामेंटल ऑफ वास्तुशास्त्र का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए प्लेलिस्ट, तो मुझे बताइएगा जरूर, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड जिनका कल पेपर है, ऑल द बेस्ट टू देम। एंड जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने उतना भी अच्छे से पढ़ा, और पेपर लिखते वक्त 3 चीज ध्यान में रखिएगा, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया है तो आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है, फिर उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर इनमें से कोई पेपर आया तो पहले उसकी डेफिनेशन लिखना है। जस्ट लाइक अगर मास्टर बेडरूम आ गया तो मास्टर बेडरूम की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद में उसके 12 या 15 पॉइंट एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद में उसकी एक डायग्राम बना करके आओगे, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो थैंक यू सो मच, के साथ नेक्स्ट कोई दूसरी सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।